क्रांतिकारी क्रांतिकारी चरण, ये इंडिया में अगला चरण है जो राष्ट्रवाद के चरण में शामिल है। और इस क्रांतिकारी चरण के आने के कुछ कारण थे, उसको भी हम जानेंगे कि भाई ये क्रांतिकारी चरण या क्रांतिकारी आंदोलन किस वजह से आया, उसके कारण क्या थे। सबसे पहली बात, कारण क्या है इसके आने के, वो हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भाई कैसे इन्होंने क्या क्या कार्यक्रम या कार्य पद्धति चलाई कि जिससे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और अगला इसका स्वरूप, इसके दो स्वरूप मोटे मोटे हमें देखेंगे, एक 1920 से पहले पूर्व, दूसरा 1920 के बाद। दो अलग अलग चरण। 1920 से पूर्व ये लोग बस स्थानीय स्तर पर इन लोगों की मौत करेंगे, कोई स्वराज की बात नहीं होगी, सामाजिक धार्मिक कोई बात नहीं होगी कि भाई हम किसका शासन स्थापित करेंगे, ये भी बातें नहीं होंगी। ये सारी बातें 1920 के बाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, साथ में आगे हमारे चंद्रशेखर आजाद, ये लोग आएंगे तब होगी। फिर उसके बाद इसका प्रसार जो देश में भी हुआ और साथ में विदेश में भी बहुत सारे लोगों ने, पीडी सावरकर, होम रूल लीग, ये सब हमें दिखाई देगा। और फिर इसका मूल्यांकन कि क्या इसने हमें दिया योगदान। तो सबसे पहले क्रांतिकारी होता क्या है, इसे हमें जानने की जरूरत है। तो क्रांतिकारी का मतलब, जैसे सबसे बढ़िया भगत सिंह जी के बारे में सुना, जब कोई युवा या कोई भी देश का नागरिक अपने देश के अधिकार के लिए या लोगों के अधिकार के लिए जान देने को तैयार हो, अपने शत्रुओं को मारने के लिए, तो उसे एक तरीके से क्रांतिकारी कहते हैं। लेकिन क्रांतिकारी और आतंकवादी में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे उस टाइम भारत था, दूसरी तरफ ब्रिटेन था, अंग्रेजी शासन जिन्होंने हमें कब्जा कर रखा था। भगत सिंह भारत से थे और इन्होंने टारगेट बनाया अंग्रेज अधिकारियों को। तो भगत सिंह इंडिया के लिए क्या हुए, देशभक्त या क्रांतिकारी, लेकिन अंग्रेजों के लिए क्या हुए, आतंकवादी। कि भाई उन लोगों को मार रहे हैं ना, तो वो अपने एंगल से उसे आतंकवादी कहेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी भारत में आते हैं, और मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी आया अटैक करने, तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी अटैक करने आया, जैसे अजमल कसाब का नाम सुना होगा, 2008 के जो मुंबई पर हमला हुआ था उसमें वो शामिल था। तो अजमल कसाब इंडिया के लिए आतंकवादी है और पाकिस्तान के लिए क्रांतिकारी। ऐसे ही ब्रिटिश के लिए भगत सिंह आतंकवादी हो गए, हमारे लिए क्या हो गए, क्रांतिकारी, देशभक्त, क्योंकि हमारे देश के लोगों की आवाज को उन्होंने उठाया। लेकिन ब्रिटेन वालों के लिए तो बेकार था ना। तो ऐसे एंगल कौन सा होता है, इस आधार पर डिसाइड होता है कि भाई कोई आतंकवादी है क्रांतिकारी। तो हमारे लिए भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जिन्होंने 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया देश की आजादी के लिए। तो इसलिए ये महान कहलाए। और इनके दो स्वरूप मिलते हैं कि यहाँ पर ये राष्ट्रवाद की तो बात करने लगे क्योंकि कांग्रेस ने इनको सिखा दिया। उदारवादी चरण चले, उग्रवादी चरण चले, उसमें ये युवा लोग भी शामिल थे। तो इन्हें ये तो समझ आ गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। शुरुआत में इन्हें लगा उदारवादी चरण से संविधान के अनुसार चीजें चल सकती हैं, लेकिन नहीं चली। फिर उसके बाद इन्हें उग्रवादियों पे भरोसा हुआ, लाल बाल पाल, वहां पे भी देखा वो भी बेकार हो गए। तब इन्हें लगा अब बल को बल से रोका जा सकता, मतलब ताकत से हम लोग ब्रिटिश का सामना करेंगे। और इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए जरूरी है बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास किया जाए।
तब हमारे देश में क्रांतिकारी चरण की शुरुआत होती है। और जब 1920 के बाद क्रांतिकारी लोग सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहे, स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, बोले राष्ट्रवाद तो हो गई, लेकिन ऐसा ना हो जब हमें आजादी मिल जाए तो गोरे अंग्रेज चले जाएं लेकिन काले अंग्रेज आ जाएं। इसलिए इन्होंने साथ में इसके समाजवादी मॉडल को जोड़ दिया। समाजवादी मॉडल जो सभी को स्वतंत्रता तो देता ही है, साथ में समानता की बात करता है कि मजदूर किसान इनका शासन होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, इसकी बात करता है। तो इन्होंने आगे अपनी नीति भी निकाल दी। भगत सिंह जब अपनी बुक लिखते हैं जेल में ही, तो वो उसमें बात करते हैं कि भाई मेरा वैसे बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास नहीं था, लेकिन वह भी सरकार को सुनाना जरूरी था, लेकिन मेरा मेन मकसद है भारत में समाजवाद आए, समाज के लोगों के अधिकारों की बात की जाए, ना कि कुछ लोग हमारे देश में गद्दी पकड़ लें आजादी के बाद और वो लोग अपने हिसाब से जब मन हुआ काम किया, जब मन हुआ ना किया, ऐसा ना करें। तो इसके लिए इन्होंने समाजवाद को भी अपने साथ जोड़ दिया और भारतीय लोगों की भलाई की बात। तो ये एक शुरुआत के कारण थे। कारणों में एक तो हमने देखा उदारवादी राजनीति विफल हो गई थी, जो 1885 से 1905, उसको उग्रवादियों ने विफल साबित कर दिया था। दूसरी तरफ उग्रवादी आए 1905 से 1915 और उग्रवादी भी विफल हो गए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नहीं पे। सबसे बड़ा कारण उदारवादी एवं उग्रवादी चरण की विफलता। तो शायद शुरुआत में लगा युवाओं को कि भाई चलो इनके साथ काम करेंगे तो कुछ चीजें मिलेंगी, तो इसलिए, लेकिन जब ये चरण फेल हुए तो इनका भरोसा उठ गया कि बोले नहीं, ऐसे तो आजादी नहीं मिलेगी। उसके बाद इन्होंने बम और पिस्तौल की राजनीति में थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। दूसरा कारण सरकार की दमनात्मक नीति। पहला कारण उदारवाद एवं उग्रवाद की चरण की विफलता, ये इसका पहला कारण था। दूसरा, सरकार की दबाने वाली नीति, जो इनकी आर्थिक प्रशासनिक नीति थी अंग्रेजी सरकार की, वो काफी ज्यादा दमनात्मक थी, मतलब भारतीय किसानों को दबाती थी, भारतीय शिक्षकों को, युवाओं को दबाती थी। और जब ये सारा दबाव, या किसी को, आप कोई छोटा बच्चा है उसको बार बार अगर उसके घर में टॉर्चर किया जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा वो छोटा बच्चा भी जवाब देगा और हो सकता है वो आगे जाके बड़ा अपराधी बन जाएगा। तो ऐसे ही इन युवाओं को एक रंजिश थी अंग्रेज लोगों से कि अंग्रेजी पुलिस ने जलियांवाला बाग कर दिया, लोगों को मार दिया, अंग्रेजी पुलिस ने वहां किसी को मार दिया, तो ये बदला लेना चाहते थे इस क्रूरता का, इस दमन का। इसलिए भी कहीं ना कहीं इनके अंदर आया कि बल को बल से रोकना है, बल को बल से रोकना है और ब्रिटिश सरकार को जवाब देना है कि भारतीय लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, वो भी जानते हैं। तो इसलिए इसमें युवक छात्र, नौजवान जो है, युवा, वो सबसे आगे आए और युवा लोगों ने बम पिस्तौल की नीति को मान लिया। साथ में इनको मोटिवेशन मिला, बहुत सारी पुस्तकें निकली, पत्र पत्रिकाएं, और ये पत्र पत्रिकाएं ब्रिटिश के शोषण को तो बताती थी, साथ में इन पत्र पत्रिकाओं में ये भी बताया जाता था कि कैसे आप लोग क्रांतिकारी विचारों को अपनाकर देश को आजादी दिला सकते हो। से बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकली, जैसे युगांतर। युगांतर में इनको देश के लिए मोटिवेशन दिया जाता था कि आप देश के लिए जवान जान दोगे तो देश आपको हमेशा याद रखेगा, आपका इतिहास में नाम रहेगा। साथ में इन्हें अंग्रेजों को भगाना बहुत जरूरी है, वरना हमारी बहुत सारी पीढ़ियां बस इसमें पिस के रह जाएंगी। अगला संध्या, ये भी एक मैगजीन थी जो क्रांतिकारी से जुड़ी हुई थी। अगला बंदी जीवन। बंदी जीवन सबसे ज्यादा फेमस थी कि भाई हमने क्या बेड़ियां पहन रखी हैं अंग्रेज लोगों की और हमारा जीवन एकदम बंद गया है, जैसे कोई कैदी होता है।
तो इससे निकलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें बम पिस्तौल के द्वारा बेटे इन लोगों को डराना चाहिए। जब ये लोग डर जाएंगे तो उसके बाद अपने आप भाग जाएंगे। और बंदी जीवन को बाइबिल कहा जाता है क्रांतिकारी की। बाइबिल जो क्रिश्चियनिटी की एक फेमस धार्मिक बुक है, ऐसे माना जाता है बंदी जीवन जो भी क्रांतिकारी था वो बंदी जीवन जरूर पढ़ता था। और इसे लिखने वाले एक व्यक्ति थे सचेंद्र नाथ सैयाल। सचेंद्र नाथ सैयाल ये इसको लिखे थे बंदी जीवन को। और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली बुकों में से एक थी जो क्रांतिकारियों को सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरा, विश्व के अलग अलग जगह भी बहुत सारी क्रांति चल रही थी, तो उनसे भी इन्हें मोटिवेशन मिला कि भाई जब ये लोग क्रांति करके या फिर बम पिस्तौल की राजनीति करके अपने देश को आजादी दिला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इन्हें आयरलैंड में एक क्रांतिकारी समूह चल रहा था। आयरलैंड के क्रांतिकारी समूह ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा था अंग्रेजों को भी। तो इससे इन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, भाई ये इतना छोटा सा देश, इतनी कम पॉपुलेशन, ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जब ये लोग सफल होते थे तो इनको और ज्यादा मौका मिलता था। ऐसे ही रूस में भी एक समूह था जो आतंकवादी था, शून्यवादी। वो भी काफी सफल हो रहा था, राजा को मार रहा था, अमीर लोगों को टारगेट कर रहा था। तो ये शून्यवादी जो आतंकवादी इसमें जुड़ना चाहिए। तो ये सारा आत्मविश्वास भी इन लोगों ने लाया और इस आत्मविश्वास की वजह से ये लोग आगे बढ़े। तो 1917 में रूस की क्रांति जो हुई, अगला एक और कारण 1917 की रूस की क्रांति। और उस रूस की क्रांति की सफलता ने वहां पर लोगों के पास सत्ता हासिल करवा दी। तो 1917 में रूस की क्रांति भी एक प्रमुख पार्ट थी जिसने कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एक आत्मविश्वास दिलाया। जब रूस में शस्त्र के माध्यम से वहां की जो इतने बड़े राजा थे उनको मजबूर किया जा सकता है सत्ता छोड़ने के लिए, तो हम क्यों नहीं। इसलिए भारतीय युवाओं में भी ये सारी चीजें आई। और अगली बात, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 1920 में आजादी लेंगे अपने लोगों से। हमने जो वॉइस आ रही है, चलिए आजाद, चलिए। तो ये दूसरा एक और कारण 1917 की रूस की क्रांति। अगला जो असहयोग आंदोलन गांधी जी जब आए 1920 में, इसमें बहुत सारे युवा, बहुत सारे संगठन एक साथ आए और गांधी जी ने इस टाइम कहा था 1 साल में मैं आप लोगों को आजादी दिला दूंगा। 1 वर्ष में। भगत सिंह भी इसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। लेकिन जब ये असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी घटना हुई गोरखपुर के पास, वहां पर हिंसा होने की वजह से जब इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो युवाओं का मन टूट गया। तो उन्हें लगा कि गांधी जी भी वो विकल्प नहीं है जिनके द्वारा हमें आजादी मिल सके। तो युवाओं ने सोचा भाई अब तो कोई विकल्प नहीं बचा, हथियार उठाना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की वापसी ने भी युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए मजबूर किया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चला। पहला कारण हमने देखा उदारवादी और उग्रवादी जो राजनीति थी उसकी विफलता।
दूसरा, सरकार की दमनात्मक नीति, चाहे किसानों का शोषण हो, कृषि का वाणिज्यीकरण करके नकदी फसल, नील की खेती, या भू राजस्व व्यवस्था। तीसरा कारण, पत्र पत्रिकाएं जिन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास से बढ़ावा दिया, बंदी जीवन जो उनकी बाइबल थी। चौथा, आयरलैंड। आयरलैंड और रूस में जो क्रांतिकारी आंदोलन चले और 1917 की रूस की जो क्रांति थी उससे भी इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। और सबसे लास्ट में असहयोग आंदोलन की वापसी, उसने इनको मजबूर किया कि भैया अब आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, और फिर ये बम और पिस्तौल की राजनीति में बिलीव करने लगे। और युवा लोगों में वैसे भी थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा कम होता है, तो उन्हें अब रुकने का मन नहीं था, बोले अब आजादी चाहिए, चाहे जीवन देना पड़े, कुछ भी देना पड़े, लेकिन आजादी हमें मिलनी चाहिए। तो इसलिए युवा लोगों ने अब अपने बल से ब्रिटिश लोगों के बल को रोकने की कोशिश की और बम और पिस्तौल की राजनीति भारत में शुरू हो गई। तो ये कुछ कारण थे। अब इन्होंने इसके लिए कार्यक्रम क्या क्या चलाया वो हमें देखना होगा, भाई कैसे इन लोगों ने क्रांतिकारी को आगे बढ़ाया भारत में, और उसके लिए इन्होंने क्या क्या प्रक्रिया या क्या क्या साधन अपनाए वो भी हमें देखना है। तो इनके साधन के रूप में, कार्यक्रम के रूप में इन्होंने पहले से ही कुछ चीजें डिसाइड कर रखी थी कि हम क्या क्या करेंगे। तो पहला इनका सबसे बड़ा कार्यक्रम था अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना। ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने भारतीय लोगों को तंग किया है या परेशान किया है उनको मारना, जैसे लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया, भारतीय लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग किया। ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने भारतीय लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनका शोषण किया है, उनको मारना, जिससे उनके अंदर डर बैठे और आगे कोई ब्रिटिश का अधिकारी ऐसा काम ना कर सके। दूसरा इनका तरीका, कुछ गुप्त समितियां बनाना, गुप्त रूप से छिपकर ऐसी समितियां बनाना जिनसे हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकें, और ऐसे कुछ सम्मेलन किए जाएं जिसमें क्रांतिकारियों को बताया जा सके कि भाई कैसे हम कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम देखेंगे, महाराष्ट्र में दो भाई चापेकर बंधु, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम है मित्र मेला। देश के बाहर भी गदर पार्टी, वो भी एक क्रांतिकारी आंदोलन को लीड करेगी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गुप्त रूप से देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी तरीके से बम पिस्तौल के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहती। तो ऐसे बहुत सारे संगठन बने और इन्होंने कोशिश की युवाओं को प्रशिक्षण देकर और देशभक्ति के माध्यम से अपने साथ लाया जाए और फिर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, ब्रिटिश के अंदर डर बैठा जाए। तीसरा इन्होंने स्वदेशी डकैती। स्वदेशी डकैती क्या, हम लोग गुलाम थे ब्रिटेन के, और जो भी संसाधन थे वो ब्रिटेन के नियंत्रण में थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लोग डकैती करेंगे, संसाधन तो चाहिए ना, बम पिस्तौल क्या वैसे ही मिल जाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन्होंने ब्रिटेन की बहुत सारी ट्रेन जो भारत में ही चलती, जैसे आपने सुना होगा ककोरी कांड, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें क्रांतिकारियों ने पूरी ट्रेन को ही लूट लिया। उस ट्रेन में सोना था और भी बहुत सारे संसाधन थे, सिल्वर चांदी, उसको लूट लिया और इससे क्या किया, अपने पैसे जुटाए। 1925 में ये हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल थे, सचिन नाथ सिंह, उन्होंने मिलकर इस स्वदेशी डकैती को अंजाम दिया कि ब्रिटिश अधिकारियों से हमें पैसा लूटना है और अपने लोगों में बांटना है, या उनसे बम पिस्तौल खरीद के ब्रिटिश लोगों को मारना है।
अगला इन्होंने क्या किया कि भाई एक और कार्यक्रम कि भाई हमें युवा लोग ज्यादा चाहिए, और युवा लोग ज्यादा कब आएंगे, जब प्रचार प्रसार होगा। अब प्रचार प्रसार ऐसे पैम्पलेट बांट के तो कर नहीं सकते जैसे कांग्रेस का सम्मेलन होता था, इसके लिए इन्हें छिप के ही काम करना पड़ेगा। तो क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित करना, जितने क्रांतिकारी विचार प्रसारित होंगे उतना ज्यादा युवा लोग हमारे साथ आएंगे। तो इसके लिए एक फेमस पत्रिका थी जिसका नाम था तलवार, वो युवा क्रांतिकारियों को थोड़ा उनके मन को, उनके विश्वास को बढ़ावा देने के लिए की थी, और इसे निकाला था एक क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय। वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने इस पत्रिका को निकाला, और इसका मेन पर्पस यही है कि कैसे युवाओं को क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ा जा सके। अगला क्या, बम बनाना, युवाओं को बम बनाना सिखाना कि कैसे आप लोग बम बना सकते हो, और साथ में ही कैसे हम लोग विदेशों से हथियार मंगा भी सकते हैं, हथियार भी हमें मंगाना है, और साथ में बम भी बनाना आना चाहिए, मतलब खुद पे भी आना चाहिए और साथ में हथियार भी बनाना चाहिए। और उसके अलावा सैनिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अगर युवा को प्रशिक्षण नहीं होगा तो ब्रिटिश अधिकारी उसको मार देंगे, लड़ाई तो तब करेगा। तो हर किसी की जान बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सैनिक शिक्षा, साथ में धार्मिक जो उत्सव होते थे उसमें स्पीच दी जाती थी युवाओं को कि आपको देश के लिए अपनी जान की बाजी लगानी है, अंग्रेज लोग कायर हैं, इन्होंने हमारे देश को कब्जा कर लिया है। ये सारी चीजें इन्होंने अपने कार्यक्रम के रूप में रखी। तो ऐसे इनके तरीके थे कि कैसे हम लोग ब्रिटिश वालों में डर पैदा करेंगे और युवाओं को साथ में लेके आएंगे। इसलिए इन्होंने ये कुछ चरण अपनाए, इसमें अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, गुप्त सम्मेलन करना जैसे मित्र मेला, गदर पार्टी, स्वदेशी डकैती, ककोरी कांड 1925 में हुआ, क्रांतिकारी विचारों से जुड़ी हुई जो पत्र पत्रिकाएं उनको प्रसारित करना जैसे तलवार, बम बनाना और विदेश से हथियार लेना, और सैनिक प्रशिक्षण और धार्मिक उत्सव के माध्यम से युवाओं को जागरूक करना देश की भक्ति के लिए। तो ये वाले जो कार्यक्रम थे ये 19वीं सदी में सब में शामिल थे। लेकिन 1920 के बाद जब भगत सिंह का आना हुआ, राजगुरु का आना हुआ, सुखदेव का आना हुआ, तो उन्होंने बोला ये बात तो ठीक है कि हम लोगों को ये चीजें तो करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी और चीजें करनी चाहिए। तो द्वितीय चरण जब पहुंचा क्रांतिकारियां 1920 के बाद, तो उस चरण में कुछ और चीजें शामिल हो गई। ये सारी चीजें साथ साथ कुछ और चीजें इन लोगों ने शामिल की, और वो चीजें थी समाजवाद या समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा कहती है इस दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, एक अमीर एक गरीब। अमीर लोगों ने गरीबों के संसाधन अपने हाथ में कर लिए हैं और वो उनका शोषण करते हैं, और हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर समानता हो, कोई गरीब ही ना हो, कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरे का शरीर खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो कि अपना शरीर बेचे। ऐसे समाज की नींव बनाने की बात 1920 के क्रांतिकारी करते हैं, 1920 के बाद वाले, जिसमें भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ये सारे लोग इस सोच के साथ क्रांतिकारी आंदोलन में आए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि अंग्रेजों को मारना, बोले अंग्रेजों से आगे भी ऐसा समाज भी तो होना चाहिए ना कि सबको अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि अंग्रेज तो चले जाए लेकिन काले अंग्रेज बैठे रह जाए। और इन्होंने बोला
ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें लोगों का शोषण होता है और उसमें या तो अंग्रेज शामिल हो या भारतीय लोग शामिल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यवस्था सही नहीं है और हमें जरूरत पड़ी तो हम बाद में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ऐसा शासन बनाना है कि लोगों के लिए शासन हो, ना कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए। तो इनका सपना एक बड़े भारत के निर्माण का था जहां पर सबको सच में आजादी मिले। ये ना हो कि कोई पिछड़ा हो, कोई गरीब भिखारी हो, ऐसा ना हो। तो इसलिए इन्होंने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। सिर्फ ब्रिटेन से आजादी लेना जरूरी नहीं है, हमें सामाजिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ में होंगी तब माना जाएगा कि हाँ भाई हमारा कुछ हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, चाहे आजादी के बाद भी करना पड़े। और इसीलिए हम लोग राष्ट्र की आजादी दिला रहे हैं। साथ में भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल की राजनीति में हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन इस बहरी सरकार को जो हमारी आवाज नहीं सुन रही है, इसको सुनाने के लिए बम और पिस्तौल हमने उड़ाया। और हम लोग नहीं चाहते कि आजादी के बाद कुछ मुट्ठी भर लोग देश के सारे संसाधनों पर अधिकार करें। सबके पास अधिकार होना चाहिए। असली राष्ट्र वही है जहां सबके पास अधिकार हो। और सबसे बड़ी बात, किसान और मजदूर, इनका शासन हमारे देश में होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, जिनका सबसे ज्यादा शोषण किया, उनका शासन होना चाहिए। और इस द्वितीय चरण की एक और खास बात, महिलाएं भी इसमें बहुत सारी शामिल हुई। प्रीतिलता वांडेकर, ये सारी महिला भी क्रांतिकारी वर्ग में शामिल होगी। तो महिला क्रांतिकारी भी 1920 के चरण में आई। 1920 से पहले महिला क्रांतिकारियां नहीं थी, लेकिन उसके बाद इनकी भागीदारी भी बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार होने लगा। और ये प्रसार पहले देश में भी हुआ, साथ में विदेशों में भी हुआ। तो अगला हमारा आता है, ये तो हमने जान लिया कि भाई स्वरूप, पहले वाले में राष्ट्रवाद, बस आजादी की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले सिर्फ आजादी नहीं, समानता की बात कर रहे हैं। साथ में किसान और मजदूर का शासन भी स्थापित करना है, इसकी भी बात कर रहे हैं। बोले सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होना, आजादी मिल जाएगी लेकिन कुछ लोग अगर शासन करेंगे तो ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया गुलामी ठीक है, लेकिन ऐसी आजादी मिले जिसमें सच में गरीब लोगों को अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, महिलाओं को भी सम्मान मिले, और भी जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको सम्मान मिले। ये सारी चीजें अगर हमारे देश में हों तब असल में हमारा देश आजाद हुआ है। और जब तक समाज में ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े या कुछ भी लगानी पड़े। ये सारी चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद देश में इसका प्रसार कैसे हुआ? देश में प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी। सबसे पहली जो संस्था है महाराष्ट्र में सावरकर बंधुओं ने बनाई। सावरकर बंधु, ये दो भाई थे, इन्होंने साथ में बनाई और इसका नाम दिया मित्र मेला। मित्रों का मेला है और इसमें हम लोग क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से ब्रिटिश की बहरी सरकार को अपनी बात सुनाएंगे। और फिर बाद में इस मित्र मेला का नाम अभिनव भारत हो गया। अभिनव भारत मतलब एक अतुल्य भारत का निर्माण हम करेंगे जो अनोखा होगा। और इस संगठन का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ 1904 में। तो ये कुछ संगठन है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैच कराने के लिए आता है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहला संगठन बना 1904 में सावरकर बंधुओं ने, जिसका नाम था मित्र मेला। अभिनव भारत इसका दूसरा नाम भी
निकनेम हुआ। ऐसे ही अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति ये भी बनी। ये भी एक संगठन था जो क्रांतिकारी तरीके से काम कर रहा था, और ये बना बंगाल में। और बंगाल में इसको जो बनाया उनका नाम था जतेंद्र नाथ बनर्जी, जतेंद्र नाथ बनर्जी। और इनका जो साथ दिया वो थे बरेंद्र कुमार घोष, बरेंद्र कुमार घोष। इस समिति का काम क्या था? जो भी इंसान परेशान थे हमारे भारतीय समाज में, कोई गरीब था, बुद्ध था, उसकी सहायता करना। तो ये बैठकें करते थे और साथ में युवाओं के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाते। ये समिति का काम होता था। इससे इन्होंने देशभक्ति की जो भावना है वो युवाओं में ज्यादा प्रसारित करी। जब उन्हें न्याय मिलता था, मान ले किसी साहूकार ने किसी गरीब आदमी को पैसे उधार दिए, लेकिन वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लिए जा रहा है, उनका शोषण बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा ना हो इसलिए ये समितियां इनका साथ देती और बोलती बताइए कि आपका क्या दिक्कत। तो ये सारी चीजें ये लोग बताते थे। तो अनुशीलन समिति बंगाल में ऐसे ही काम करती थी और लगभग 1902 के आसपास इसका गठन हुआ। तो ये भी एक फेमस थी। और फिर आगे जाते बरेंद्र कुमार घोष, बरेंद्र कुमार घोष जो ये दिख रहे हैं आपको, इन्होंने अपने एक युवा नेता भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर, भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर अनुशीलन समिति को और प्रचारित करने के लिए एक पत्रिका निकाली क्रांतिकारी की, जिसका नाम था युगांतर। कि युगों से परे परे, युग की बात ही नहीं है, हम लोग ऐसा संघर्ष करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ कि वो कभी भी हमारे देश में आएंगे नहीं, युग के बाद तक। तो ये एक क्रांतिकारी विचार वाली वो करते हैं और उसमें एक बात लिखते हैं, बल को बल से रोका जा सकता है। ब्रिटेन वालों को अगर हराना है तो जैसे ये लोग बल का उपयोग किए सैन्य व्यवस्था के थ्रू, पुलिस व्यवस्था के थ्रू, अपनी न्यायिक प्रणाली के थ्रू, ऐसे ही हमें इनको दिखाना पड़ेगा कि भारतीय लोगों के अंदर भी बल है, ताकत है, और हम लोग भी झुकने वाले नहीं है। तो तुम अगर झुकने वाले नहीं है तो हमारे पास भी ताकत है और हम लोग भी आप लोगों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और झुकने वाले नहीं है। तो इसलिए इसमें बोला जाता है कि बल को बल से रोका जाएगा, और क्रांतिकारी लोगों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे चलकर 1930 में बंगाल में ही एक और संस्था बनी, और इस संस्था ने विनय बादल और दिनेश, ये दो दोस्त थे, विनय बादल और दिनेश, जिन्होंने स्थानीय रूप से अनुशीलन समिति के एक उप विभाग के रूप में काम किया। और इन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी जो था उसकी हत्या कर दी। और ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे इससे ही, अनुशीलन समिति से। तो अनुशीलन समिति ने अपनी आवाज पहली सरकार को सुनाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया, और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विनय बादल और दिनेश ने, इन दोनों ने भूमिका निभाई और इनको प्रशिक्षण मिला अनुशीलन समिति से। आगे चलकर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो अगला चरण होता है गांधी जी का, उसी समय एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सूरसेन। और सूरसेन ऐसे क्रांतिकारी थे, ये अमीर लोगों से और साथ में ब्रिटिश लोगों से उनके जो संसाधन थे वो छीनते थे, और वो सारे संसाधन किसको दे देते थे? गरीब लोगों को। तो इन्होंने प्लान बनाया बंगाल में एक
क्षेत्र था जिसका नाम था चटगांव, और उस चटगांव में ब्रिटिश सेना के बहुत सारे हथियार रखे थे। तो इन्होंने प्लान बनाया, क्यों ना हम लोग इनके हथियार अगर छीन लें और उन हथियारों को छीन कर युवाओं को देते हैं तो काफी ज्यादा हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव पर अधिकार करने की कोशिश की और इनका साथ बहुत सारे युवा क्रांतिकारियों ने दिया। कुछ टाइम तक इन्होंने नियंत्रण रखा, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सेना ने इनको मार दिया। तो 1930 में सूर्यसेन ने बंगाल के चटगांव में हथियार लेने के लिए हमला किया। ब्रिटिश का साजो सामान सेना का सारा ही रहता था, तो इसको नियंत्रित करने की कोशिश इन लोगों ने की। उसके बाद 1926 में भगत सिंह का आगमन 1920 के बाद होता है क्रांतिकारी में। पहले गांधीवादी मूवमेंट पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इनके चाचा, इनके ताऊ जी सब जाते थे गांधी मूवमेंट में, साथ में छोटे से ही ये भी जाते थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन वापस लिया 1922 के बाद, तो इनका दिल टूट गया। उसके बाद इन्होंने गांधी जी के मूवमेंट में भागीदारी करना बंद कर दिया और ये क्रांतिकारी मूवमेंट में आ गए। तो इन्होंने सबसे पहले 1926 में एक सभा बनाई जिसका नाम है भारत नौजवान सभा, और ये सभा लाहौर, जो पंजाब का उस टाइम हिस्सा होता था, वहां पर एक लाहौर कॉलेज था, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया इसने और बहुत सारे पंजाब से युवा लोगों को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। और इन विद्यार्थियों को समझाया जाता था कि कैसे आप लोगों को लड़ना है, कैसे आप लोग हम लोगों की सहायता करोगे, कैसे हम लोग रणनीति बनाएंगे, ये सारी चीजें। और इसमें भगत सिंह की जो हेल्प की वो की, भगत सिंह तो थे इसमें, साथ में अजीत सिंह, उन्होंने भी उनकी सहायता की, उनके एक सीनियर, उन्होंने भी उनकी सहायता की। और इस भारत नौजवान सभा के माध्यम से बहुत सारे युवा क्रांतिकारियों को देश के लिए आगे आने के लिए इन लोगों ने मनाया। उसके बाद जब 1912 में जब ब्रिटिश सरकार ने 1911 में दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई, तो उसके बाद जो इनके वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, वो भारत आ रहे थे और कलकत्ता से वो दिल्ली आ रहे थे। तो दिल्ली में ही क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया कि अगर वायसराय को मार दिया जाए, जो ब्रिटिश का सबसे बड़ा अधिकारी है, तो काफी ज्यादा डर बनाया जा सकता है ब्रिटिश के लोगों में और ये लोग भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए रास बिहारी बोस ने एक प्लान बनाया और अपने बहुत सारे दोस्तों को साथ में लाए, और इस प्लान को कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र इन्होंने बनाया और इस प्लान के द्वारा इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग का जो काफिला जा रहा था, उनकी गाड़ियां या जो भी थी, उस पर बम फेंका, लेकिन गलती से लॉर्ड हार्डिंग पे तो गिरा नहीं, जो दूसरे अधिकारी थे उन पे गिर गया और वो लोग मर गए। फिर बाद में ब्रिटिश ने पूरा एकदम कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा चौकन्नी कर दी और जितने क्रांतिकारी दिल्ली के आसपास थे उन सबको मार दिया। तो ये सारी चीजें इसमें। फिर उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो 1919 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुई, उनका भी योगदान रहा। इसमें एक फेमस थी प्रीति लता वांडेकर, प्रीति लता वांडेकर। इन्होंने नेतृत्व दिया महिला क्रांतिकारियों को, उन्हें थोड़ा सा जोश हवा के, आत्मविश्वास हवा के बोला कि आप लोगों को भी देश की आजादी के लिए काम करना है। ये सारी चीजें उनसे प्रीति लता वांडेकर ने करवाई। उसके बाद कल्पना दत्त, ये भी सामने आई, ये भी एक महिला क्रांतिकारी थी। सुनीता चौधरी,
चौधरी, ये भी महिला क्रांतिकारी थी। साथ में बीना दास, इन सब महिला क्रांतिकारियों ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया। इन समितियों के साथ जुड़ जुड़ के कभी स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के हत्या कर, जैसे कई बार तो इन्होंने समारोह में बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों को मारा, बुक को फाड़ा, बुक के अंदर ही पिस्तौल ली और सामने जब वो माला पहनाने गई तो खुद भी उड़ गई और साथ में ब्रिटिश अधिकारी को भी मार दिया। कई बार पिस्तौल निकाल के पहले ब्रिटिश अधिकारी फिर खुद को भी मार लिया। तो ये सारी चीजें महिलाओं ने भी की। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी थोड़ा सा इसे बेकार बताते हैं, बोलते हैं महिलाओं को क्रांतिकारी में नहीं जानते, महिलाएं हमारे देश में शांति का प्रतीक है और उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तो वो थोड़ा सा विरोध करते हैं। लेकिन इन महिलाओं ने भी देशभक्ति दिखाई और अपने बल से ब्रिटिश के जो बल को उसको रोकने की कोशिश की। तो ये कुछ संगठन थे जिनके बारे में पूछा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा 1904 में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला अभिनव भारत बनाया, एक क्रांतिकारी संगठन। उसके बाद बंगाल में अनुशीलन समिति, जिसे जतिन नाथ बनर्जी, वरेंद्र कुमार घोष इसने बनाया और इसने युगांतर एक पत्रिका लॉन्च की भूपेन्द्र नाथ दत्त के द्वारा। फिर उसके बाद इसके ही कुछ नौजवानों ने 1930 में विनय बादल और दिनेश ने अंग्रेजी अधिकारियों को मारा। बंगाल में सूरसेन ने अंग्रेजों के एक शस्त्र वाले पूरे क्षेत्र पर, चटगांव पर कब्जा करने की कोशिश की। 1926 में पंजाब में भगत सिंह और अजीत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की लाहौर के आसपास। 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था उसके काफिले पर हमला किया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और कुछ महिलाएं युवाएं भी शामिल हुई, जिनमें प्रीतिलता वांडेकर, कल्पना दत्त, सुनीता चौधरी, बीना दास, ये सब शामिल थी। ये भी कुछ क्रांतिकारी थी जिन्होंने एक तरीके से भाग लिया। अब आप लिखिए इनके बारे में। तो क्रांतिकारी चरण हेडिंग डालना और उसमें लिखिए, पहले लिखना कारण, इसके उदय के कारण क्या है। कारण का पहला नंबर, उदारवादी एवं उग्रवादी चरण की असफलता। उदारवादी एवं उग्रवादी चरण की असफलता ने युवाओं को बम एवं पिस्तौल की राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया, जाने के लिए प्रेरित किया। पॉइंट नंबर सेकंड, सरकार की दमनात्मक नीतियों ने भी युवाओं में यह विश्वास बनाया कि बल को बल से ही रोका जा सकता है, कि बल को बल से ही रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जैसे युगांतर, संध्या एवं बंदी जीवन, एवं बंदी जीवन। और बंदी जीवन के ब्रैकेट में लिख लेना, उसके लेखक सचेंद्र नाथ सैयाल, सचेंद्र नाथ सैयाल, जिसे क्रांतिकारी की बाइबल कहा जाता था।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्रांतिकारी की बाइबल क्या थी, तो बंदी जीवन। अगला पॉइंट, आयरलैंड के क्रांतिकारी संगठन एवं रूस की 1917 की क्रांति ने भी युवाओं में आत्मविश्वास जगाया कि वे भी ब्रिटिश लोगों को हरा सकते हैं। लास्ट पॉइंट, गांधी के असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के ब्रैकेट में 1920 से 22, गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की वापसी के कारण भी युवा लोगों को अब कोई विकल्प नजर नहीं आया और वे बम और पिस्तौल की तरफ झुक गए, बम और पिस्तौल की तरफ झुक गए। अगला लिखिए कार्यक्रम, कैसे इन्होंने कार्य किया, तो उसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना। दूसरा, गुप्त समितियों की स्थापना कर कार्रवाई करना, गुप्त समितियों की स्थापना कर कार्रवाई करना। थर्ड, स्वदेशी डकैती करना, और उसमें एग्जांपल लिखने ना, ककोरी कांड 1925, रेल लूटी, यहाँ पे ट्रेन लूटी। पॉइंट नंबर 4, क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, जैसे तलवार, और उसके ब्रैकेट में वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय। अगला पॉइंट, बम बनाना और विदेशों से हथियार प्राप्त करना, बम बनाना और विदेशों से हथियार प्राप्त करना। लास्ट पॉइंट, सैन्य प्रशिक्षण के साथ धार्मिक उत्सवों के माध्यम से युवाओं में वीरता का भाव पैदा करना, युवाओं में वीरता का भाव पैदा करना। अगला हेडिंग डालिए, स्वरूप, स्वरूप में 1920 से पूर्व। देखिए इसमें पहला, इस समय क्रांतिकारी आंदोलन राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा था। इसका एकमात्र उद्देश्य देश की आजादी कराना था, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश की आजादी कराना था, ना कि समाजवाद को बढ़ावा देना, ना कि समाजवाद को बढ़ावा देना। स्वरूप में दूसरा पॉइंट, 1920 के बाद इसमें पहला पॉइंट, 20वीं सदी में
क्रांतिकारी आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़ गया, इसमें किसान एवं मजदूर का शासन स्थापित करने की बात कही। किसान एवं मजदूर का शासन स्थापित करने की बात कही। इसमें पॉइंट नंबर 2, इस समय के प्रमुख क्रांतिकारियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शामिल थे। इसमें एक और बात, बम और पिस्तौल की राजनीति का संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि हर भारतीय को उसका अधिकार ना मिल सके। जब तक हर भारतीय को उसका अधिकार ना मिल सके। अगला पॉइंट इसमें, इस चरण की एक और खास बात, महिला क्रांतिकारियों का शामिल होना। महिला क्रांतिकारियों का शामिल होना, जैसे प्रीतिलता वांडेकर, कल्पना दत्त और सुनीता चौधरी। प्रीतिलता वांडेकर, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वांडेकर, कल्पना दत्त एवं सुनीता चौधरी। और उसके बाद अगला हेडिंग आपका आएगा प्रसार और देश। प्रसार और देश में यही सारा पॉइंट लिखना है, इसमें वैसे कोई नहीं, बस आपको संगठन का नाम और ये पता होना चाहिए। तो ये आप इसमें से लिख लेना जो मैंने ऐसे लिखा है बोर्ड पे, कि सावरकर, बंधु मित्र मेला, महाराष्ट्र 1904, अभिनव भारत। ये आपको बस फैक्ट वाले चीज है। प्रसार में यही सारी चीजें लिखने, कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने क्रांतिकारी संगठन को हमारे देश में बढ़ाया। ये आपको ये फैक्ट लिखने, जो ये तथ्य दिए हुए वो सारे, तो आप बोर्ड से उतार लेना। इसमें वैसा कुछ नहीं है जिसको मैं लिखा हूं। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भावना जी? नहीं। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी।